अब आ जाइए सीधा क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बात करेंगे। भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रश्नकाल के महत्व को रेखांकित करते हुए इस दौरान सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करें। लिखा है, इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? प्रश्नकाल क्या है, यही हो जाएगा हम लोग का इंट्रोडक्शन। तो प्रश्नकाल क्या है? हाँ हाँ, जैसे कि सदन की जो मीटिंग होती है ना, इसको दो हिस्से में बांटते हैं, पहला और दूसरा। मतलब संसद की जो कार्यवाही होती है तो उसका प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन या मीटिंग कहलाता है, ठीक ना। और वो मीटिंग दो हिस्से में बटा होता है, पहला और दूसरा। ये कब तक चलेगा? 11 बजे से लेकर के लंच तक, कोई टाइम नहीं है इसका। जब वो लोग बोले लंच हो गया, लंच हो गया तो हो गया। 1 घंटे चला 1 घंटे, 4 घंटे चला 4 घंटे। दूसरा, लंच के बाद से जब तक स्थगित ना हो जाए सदन, ये दो मीटिंग होती है। तो पहले मीटिंग का जो पहला घंटा होता है, मतलब सामान्य तौर पे 11 से 12 बजे का जो समय होता है 1 घंटे का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रश्नकाल बोलते हैं। तो भाषा में किस तरीके से लिखेंगे? किसने लिखा इंट्रोडक्शन, बताइए। ये प्रश्नकाल पे आपने नहीं लिखा ना, ओवरऑल उतना लंबा जा भी नहीं सकते, सिर्फ एक लाइन लिखिए कि संसदीय अधिवेशन का या संसद की कार्रवाई का शुरुआत का जो 11 से 1 घंटे का 11 से 12 बजे के बीच का जो समय है उसको प्रश्नकाल कहते हैं। और इसमें संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब संबंधित मंत्रालय या विभागों के मंत्री देते हैं। और संसदीय प्रणाली में, भारतीय संसदीय प्रणाली में इसका विशेष महत्व है। मतलब क्या लिखना है? 11 से 12 बजे तक के कार्यकाल को हम लोग क्या कहते हैं? और यहां पर क्या होता है? संसद सदस्य सवाल पूछेंगे और मंत्री जवाब देंगे। और इसका महत्व है, क्या महत्व है लिख लेंगे ना इंट्रोडक्शन, कि संसद की कार्रवाई के प्रत्येक दिवस का 11 से 12 बजे के बीच का समय और यह पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। और इस काल में संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब मंत्रालय से संबंधित मंत्रियों को देना पड़ता है। इसका यह महत्व है। क्या महत्व है? क्या महत्व है? तो इसको आंसर के फॉर्मेट बताइए, महत्व क्या है? सबसे पहले जवाबदेही सुनिश्चित करने में, है ना। किसकी जवाबदेही? सरकार की। आप कुछ भी कर रहे हैं, आ करके जैसे बैठेंगे तपाक से कोई खड़ा होगा और पूछना शुरू करेगा कि बताओ मणिपुर के मुद्दे पर क्या किया, अडानी के मुद्दे पर क्या किया, ठीक ना। तो जवाबदेही बढ़ती है सरकार की। हाँ भाई, जवाब तो देना पड़ेगा ना। दूसरा, इससे क्या होता है? सोच करके कि आपको एक ऐसा घंटा दिया गया है कि आप अपने घर का जो अध्यक्ष है उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उसका क्या महत्व है? अच्छा, लाइव लाइव कार्रवाई चल रही है 545 लोगों के सामने, सब लोग अगर आकर बैठे हैं तो मंत्री सामान्य तौर पर झूठ बोलेंगे, और बोलेंगे तो संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन हो जाएगा, अलग सजा होगी उसके लिए, ठीक ना। तो इससे क्या होता है? उनको साफ साफ जो बातें हैं बतानी पड़ती है, पारदर्शिता एवं सूचना का प्रसार। अब जैसे कल परसों बोल दिया स्मृति ईरानी जी ने कि मैं तो मणिपुर गई थी, तुम लोगों ने देखा नहीं, तुम्हारी समस्या। तो अच्छा हुआ संसद में नहीं बोला, बाहर बोला। संसद में बोला होता अगर बात गलत है तो फिर प्रिविलेज का उल्लंघन हो जाता, ठीक। तो और सूचना का प्रसार, इसका मतलब क्या? जनता को जो बात पता नहीं है, आपके बिहाफ में आपके मंत्री सदस्य ने पूछा, एमपी ने, तो आपको उस जो भी सवालों से संबंधित सारी की सारी सूचना आपको मिल रही है। इससे क्या होता है?
सरकार को सबसे ज्यादा जो डर लगता है ना, वो जवाबदेही से ही लगता है। इस वोट लेकर आ तो गए हैं, 4 साल तक तो उनको पूछेंगे नहीं, 5वें साल जाएंगे तो जो उल्लू टाइप के लोग हैं, एक शराब की बोतल, एक चिकन और क्या बोलते हैं 500 रुपए, इतने में इनका काम हो जाएगा। जो समझदार लोग हैं वो तो पूछेंगे ना कि भाई कहाँ थे, आओ दो जवाब। तो जवाबदेही बढ़ती है, पारदर्शिता बढ़ती है, सूचना का प्रसार होता है। और क्या होता है, कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण स्थापित होता है। कार्यपालिका मतलब क्या, मंत्रिपरिषद, और विधायिका मतलब पूरी संसद। कार्यपालिका पर विधायिका का चेक एंड बैलेंस जो हम लोग बोलते हैं ना, या नियंत्रण, वो स्थापित होता है। ठीक है। और क्या होता है, अगर कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा उठा दिया गया अचानक से और उस पर जवाब कुछ ऐसा है कि नहीं, इस पर बात करनी पड़ेगी, तो विभिन्न मामलों पर नीतिगत बहस होती है। नीतिगत बहस महत्वपूर्ण मामलों पर, और बहस होगी, अच्छा हेल्दी डिबेट होगा, तो अच्छा है या बुरा है संसदीय परंपरा के लिए, अच्छा है। उसके बाद से जो मेरा और आपका सवाल है कि अगर मुझे सरकार से कोई सवाल पूछना है और पार्लियामेंट में पूछना चाहता हूं, तो मैं कहां जाऊंगा, मोदी का कॉल पकड़ूंगा कि बता जवाब दे। अपने स्थानीय जिसको हम लोगों ने चुना है, जैसे यहां से मनोज तिवारी जी हैं इस एरिया से, तो आप उनके पास जाएंगे कि भाई तुम हमारे प्रतिनिधि हो, हमारी ये समस्या है कि पानी की समस्या, बिजली की समस्या, शिक्षा की समस्या, कुछ भी है वो क्या है, आपकी बातों को ले जाकर के वो संसद में उठाएंगे। तो जनता के मुद्दों का वहां पर, जनता के चिंताओं की चर्चा, जनता के समस्याओं का प्रतिनिधित्व वहां पर हो पाता है। यही होगा ना। और ये सब कुछ अगर अच्छे से हो रहा है तो एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छा या खराब है, तो बस वही संसदीय लोकतंत्र के लिए, संसदीय लोकतंत्र के पक्ष में है। संसदीय लोकतंत्र की परंपरा बहस से ही, वाद विवाद संवाद से ही मजबूत होती है। तो यह है इसका महत्व। क्लियर। देखिए पता आप लोग को सब होता है, हेडिंग बनाना सीखिए, क्योंकि इंटरव्यू में ना वो भाषण नहीं सुनेंगे आपका। अगर पहुंच गए आप लोग तो पूछा जाएगा ऐसे ही, प्रश्नकाल का महत्व बताइए और 3 पॉइंट फॉर्मेट बताइएगा, ज्यादा टाइम नहीं है। तो वहां पर भाषणबाजी नहीं, जैसे बोलेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे, आप अधिकारी नहीं नेता बन जाइए, भाषण अच्छा देते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, तो बातचीत हो ही गई इस पर। एक तो होते हैं स्टार्ड, मतलब तारांकित। विशेषता क्या है इसकी, मौखिक पूछा जाएगा, जवाब भी क्या मिलेगा, मौखिक ही मिलेगा, और अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। क्लियर है। बस इसी के आधार पर याद कर लेना है। अतारांकित कैसा होता है, लिखित होता है। जवाब भी कैसा मिलेगा, लिखित ही मिलेगा। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, ठीक ना। अल्प सूचना, पहला क्राइटेरिया क्या है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, लोक महत्व का होना चाहिए, प्लस हाँ लोक महत्व का होना चाहिए। इस पे हम लोग बात कर रहे हैं सवाल जवाब के आधार पे। तो मौखिक बहस सवाल हो सकता है, जवाब भी मौखिक हो सकता है, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। अब एक होता है निजी सदस्यों से पूछे जाने वाला, प्राइवेट मेंबर से पूछ रहे। अब जैसे रवि किशन साहब है, वो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है, 4 या 5 बच्चों के पिता हैं, कंफर्म नहीं हूं, मतलब इतने तो हैं ही लीगल। वो ला रहे जनसंख्या नियंत्रण पर बिल, तो चूंकि मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है तो क्या हो गया, प्राइवेट मेंबर हो गए। उनके द्वारा लाया गया बिल क्या हो गया, प्राइवेट मेंबर बिल हो गया। अब उनसे चूंकि उन्होंने विधेयक पेश किया, प्रपोज किया कि मैं चाहता हूं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कानून, मतलब इस पर बातचीत की जाए, तो अगर किसी को भी सवाल पूछना है तो किससे पूछेगा, रवि किशन से ही पूछेगा ना, और वो क्या है, प्राइवेट मेंबर है। तो
मंत्री परिषद के सदस्य के अलावा किसी भी सदस्य से पूछा गया क्वेश्चन निजी सदस्य से पूछा गया प्रश्न माना जाता है। ठीक है, हो गया, यही लिखना था आप लोग को। निष्कर्ष में लिखिए कि ये परंपराएं संसदीय लोकतंत्र या किसी भी लोकतंत्र के आधारभूत तत्व हैं और हमेशा इस पर क्या करना चाहिए, इस पर सकारात्मक तरीके से कार्य करना चाहिए। इस पर तो पहले बातचीत हो चुकी है। हालांकि उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उनके स्थानांतरण से संबंधित वर्तमान प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, परंतु फिर भी आलोचना से परे नहीं है। इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे, सिंपल सा बता दीजिए कि उच्चतर न्यायपालिका मतलब क्या है। नहीं, इसीलिए जानबूझकर डाला, उच्च न्यायालय में डाल सकता था। हायर जुडिशरी का मतलब होता है उच्चतर न्यायपालिका का सुप्रीम कोर्ट प्लस ऑल हाई कोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उन सबको मिला ले, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनको बोलते हैं उच्चतर न्यायपालिका। ठीक, तो वही लिख देना है कि हालांकि उच्चतर न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका को दी गई थी, है ना, कि संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतर न्यायपालिका में अर्थात हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति को दिया गया था। लेकिन विभिन्न मामलों की व्याख्या के माध्यम से यह शक्ति एक कॉलेजियम या परामर्श मंडल या जो भी कहिए कॉलेजियम नामक संस्था के पास चली गई है। इसकी अपनी कुछ विशेषताएं भी हैं, ठीक ना, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। और फिर अब पॉइंट फॉरवर्ड में लिखेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं कि कॉलेजियम प्रणाली होने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। लिखा ना कि हालांकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, उसके बाद आलोचना करेंगे कि भी बात क्या है। तो कैसे स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगी ये, हाँ, पहला क्या, अनावश्यक हस्तक्षेप एक लाइन में लिखिए, ठीक ना, अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं है। दूसरा, देखिए आपसे पूछा जाएगा कॉलेजियम अच्छा या बुरा है, सरकार से पूछे किसी मंत्री से तो बैठ के गाली देने लगेगा कि ये बदमाश लोग हैं, सारा पावर अपने हाथ में ले लिया, हम कुछ कर ही नहीं पाते, हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। अगर जजों से पूछिए तो फेवर करेंगे ना, न्यायपालिका से पूछे क्यों कर रखा है तो बताएंगे, उन्हीं की बात रख देनी है। मतलब न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित करता है, न्यायपालिका के नजरिए से देखिए। विवादों से परे क्यों नहीं, आलोचना से परे, सरकार के नजर से देखिए। तो न्यायपालिका बोलती है कि अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त है और संविधान की मूल भावना यही चाहती थी, संविधान की मूल भावना भी यही है कि न्यायपालिका किसी भी स्वतंत्र अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त हो। और इस पर यूपीएससी में प्रश्न भी पूछा गया, डिस्कशन हुआ था इस पर। दूसरा क्या है, न्यायिक स्वायत्तता के लिए यह आवश्यक है, जुडिशियल ऑटोनॉमी के लिए, कि अगर हम किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमारा काम अच्छा होगा या बुरा होगा, अच्छा होगा। और फिर ये कहते हैं कि हम योग्यता आधारित चयन करते हैं, योग्यता मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है इसके कारण। ठीक, वो खुद कहते हैं कि हम इसे भाई भतीजावाद नहीं होने देते हैं। क्या चीज, उसके बाद से एक शब्द होता है जुडिशियल इंटीग्रिटी, न्यायिक अखंडता, न्यायिक अखंडता सुरक्षित संरक्षित रहती है। अच्छा, कैसे बोलते हैं सारी बातें कि पढ़ा, हमारे देश में संविधान की व्याख्या का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास, अंतिम व्याख्या क्या वही है, उसके पास एक अलग टाइप का चश्मा है, व्याख्या करने पड़ता है, बैठता है तो लिखा कुछ होता है, समझता कुछ है, और फिर हम लोग को मानना पड़ता है। अनुच्छेद 124(2) में साफ साफ लिखा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के या अन्य हाई कोर्ट के जिन जजेस से या अन्य किसी से भी परामर्श करना उचित समझे, परामर्श करने के पश्चात अपने मुद्रा सहित एवं अधिपत्र के द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। मतलब साफ साफ लिखा गया ना कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का अधिकार है। राष्ट्रपति मतलब कहने का क्या, मंत्रिपरिषद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की और पूछा कि ये बताओ, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा बोला नहीं, वो केस अलग है, कि हमारे यहां
कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उसके कानूनों के अनुसार व्यवस्था को चलाना, और न्यायपालिका को देखना है कि बनाया गया कानून विधायिका के द्वारा कहीं मूल अधिकारों को खिलाफ तो नहीं है, और जो प्रक्रिया बताई गई है उसके अनुसार कार्यपालिका काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अगर हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो हम ये काम कैसे करेंगे? हम तो गलत कानून को भी बोलेंगे अच्छा है। जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में एक प्रावधान था कि अगर आपातकाल लगा है और उस दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है पुलिस हिरासत में, राज्य के संरक्षण में, तो अपराध होगा या नहीं होगा? तो उस समय को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था नहीं होगा। तो वही कहते हैं कि अगर आप लोग चाहते हो कि हम ऐसा फैसला ना दें, स्वतंत्र होकर के गलत को गलत, सही को सही कहें, तो अनावश्यक हस्तक्षेप से हमको मुक्त रखो। इसके लिए जरूरी है हमारे पास न्यायिक स्वायत्तता होनी चाहिए। योग्यता आधारित चयन क्यों कहते हैं? कि जब लिखा गया है कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है तो बाकी चीज तो लिखी गई है, उसमें एक और शब्द लिखा गया है कि राष्ट्रपति की नजर में जो पारंगत विधिवेता हो। एक क्लॉज जोड़ा गया है कि डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट जो राष्ट्रपति की नजर में हो उसको राष्ट्रपति बना देंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। अब सुप्रीम कोर्ट को ये डर है कि अच्छा है खेल में भेजा है, जैसा के बेटे मतलब अमित शाह जी के बेटे को कि बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया राष्ट्रपति, मतलब मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद लिख करके दे दें कि जैसा को आप बनाइए सुप्रीम कोर्ट का जज बनाइए, राष्ट्रपति करने को बाध्य है ना, क्योंकि लिखा है कि राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता है। वो बोलेंगे हमको तो नहीं दिखता है कि ये पारंगत विधिवेता है, कानून पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, वो मारेगा टप्पी कि कर क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने बोल दिया मंत्रिपरिषद में ना, तो करना ही पड़ेगा, एक बार लौटाओ दूसरी बार फिर भेजेंगे। वो कहते हैं कि इन्हीं सब चीजों को हम हतोत्साहित करते हैं कि सामान्य तौर पे मजाक की भाषा में कहा जाता है कि नेता का बेटा है मान लीजिए तो पढ़ेगा, डॉक्टर इंजीनियर बना, जिसका चांस बहुत कम होता है, नहीं बना तो आईएएस बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, नेता बनने की कोशिश करेगा, वो भी नहीं बन पाया तो क्या करेगा? पापा श्री बोलेंगे ना उसके कि बेटा शांत रह, सीधा तेरे को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दूंगा, ठीक ना, सही समय आने दे, राष्ट्रपति तक अप्रोच होने दे, जिस दिन घोषित करवा दिया पारंगत विधिवेता है तो सीधा वहां चला जाएगा। तो बोलते कि ऐसा नहीं होगा। हम क्या करते हैं, हम सीनियर मोस्ट जज हैं देश के, सीजे में ऐसे ही नहीं बनाऊं, कहां से रिक्रूट हुआ मुझे नहीं पता, 30-40 साल की सर्विस करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। मेरे नीचे 4 सीनियर मोस्ट जज हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी दे दी कानून को, फैसले करते हुए, कानून पढ़ते हुए, संविधान की व्याख्या करते हुए। तो हमसे बेहतर सिलेक्शन कौन करेगा ये बताओ? अब किसी को जैसे बुला दिया जाए, हाँ ये कौन है, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, ये गलती से बन जाए मंत्रिपरिषद का सदस्य बन जाए और कानून मंत्री बन जाए। हमारे देश में कई बार ऐसे कानून मंत्री हुए हैं। रक्षा मंत्री ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं कि रक्षा डिफेंस का स्पेलिंग तो न लिख पाए। खेल मंत्री ऐसे हो गए जिनका खेल से कोई लेना देना ही नहीं रहा पूरी जिंदगी। तो अगर बन गया, उनसे कहा जाएगा कि तुम चुन के दिखाओ कौन रहेगा, तो देखिए बात चिल्लाएंगे ना कि हमको नहीं पता, हमको तो राजभर जाति का ही कोई चाहिए। वो बोलेंगे नहीं है, देश में ऐसा कोई नहीं है जो किसी भी लेवल पर जुडिशरी में है, तो पकड़ के लाएंगे, बोलेंगे इसको पारंगत विधिवेता घोषित करता हूँ, इसको रखो। तो सीधा बोलते हैं कि एक लाइन में कि नेताओं के पास या किसी भी और पैनल के पास हमारे और एक्सपर्टीज नहीं है कि योग्य जजों की नियुक्ति कर पाओ, क्योंकि इसके लिए हम ही क्वालिफाइड है। और बोलते हैं इसी कारण भाई भतीजा बचा हुआ और एक जुडिशियल इंटीग्रिटी होती है, न्यायिक अखंडता जिसको बोलते हैं, वो बची रहेगी। इसी को उल्टा कर दीजिए अब इसकी आलोचना में। अब सरकार के पास जाइए कि भाई साहब ये लोग सही कर रहे हैं, वो तो खार खा के बैठे हुए कि बहुत बदमाश हो गए, एनजेसी लेकर के संविधान संशोधन किया, लोकसभा से विशेष बहुमत, राज्यसभा से विशेष बहुमत, राष्ट्रपति का हाथ पैर पकड़ करके साइन करवाया, फिर कम से कम आधे राज्यों का सहमति लिया, उसके बाद एक झटके में बैठ करके खारिज कर दिया, ठीक ना। तो पूछेंगे क्यों लाया, क्या कमी है, तो बोलेंगे क्या कि भाई चेक एंड बैलेंस हमारे संविधान की मूल भावना है, न्यायिक सर्वोच्चता नहीं है, हम अमेरिका के सिस्टम को नहीं मानते हैं ना। तो यहां पर वो क्या बोलेंगे, जो शक्तियों के पृथकीकरण का सिद्धांत है वो बचा है या खत्म हो गया? शक्तियों के पृथकीकरण का सिद्धांत है वो इससे खत्म होता है। चेक एंड जो बैलेंस का सिद्धांत है, संतुलन का, देखिए पेन काम नहीं कर रहा, संतुलन का जो सिद्धांत है, चेक एंड बैलेंस का, अभी मैंने क्या बोला कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों का काम बांटा गया और तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं, लेकिन इससे नहीं हो पाता। न्यायपालिका पूरी तरीके से कार्यपालिका से स्वतंत्र हो चुकी है। न्यायाधीशों की नियुक्ति खुद न्यायाधीश करे, ये विश्व में इकलौती व्यवस्था जो हमारे देश में है, ठीक ना। जैसा कैसे हो
कि आईएएस की नियुक्ति आईएएस खुद करे, कोई सिलेक्शन बेस्ड कुछ भी एग्जाम कुछ भी नहीं हो, ये सही रहेगा? वैसे तो गलत है ना कि कार्यपालिका में नियुक्ति विधायिका द्वारा होती है ना? विधायिका में नियुक्ति सामान्य तौर पे जैसे कि मोदी जी ही सही या प्रधानमंत्री से जब चुनाव लड़ेंगे या निर्वाचन आयोग है तो किसका हिस्सा है? विधायिका का हिस्सा है कि कार्यपालिका का हिस्सा है? कार्यपालिका का। तो पूरे के पूरे विधायिका का चुनाव कौन करेगा? कार्यपालिका मिलेगा करेगी। कार्यपालिका विधायिका मिल करके काम करेंगे और जुडिशरी नजर रखेगी। तो ये जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है ये बिगड़ गया। फिर वो क्या बोलते हैं कि अपारदर्शी है तुम्हारा सिस्टम, अपारदर्शी है। क्यों? 5 लोग बैठे हैं, सीजेआई और 4 सीनियर मोस्ट जज, अपने में परामर्श कर दिया, किस आधार पे तुमने इसका सिलेक्शन किया है वो नहीं पता कि यही क्यों है, यही क्यों बनेगा। देश में 50 सीनियर जज हैं, एक्स जज को ही तुम लोगों ने क्यों नॉमिनेट किया है, वाई को क्यों नहीं किया, जबकि उससे ज्यादा सीनियर है। अपारदर्शी है। और जो ये भेजेंगे करना ही पड़ता है, एक बार लौटाया जा सकता है। अगर इन्होंने सारी प्रक्रियाओं का पालन सही से किया है तो सरकार मजबूर है कि करना पड़ेगा। तो जवाबदेही की कमी है। ये लोग बोलते हैं कि हम पूछेंगे कि भाई इसी का नाम क्यों भेजा, इसका नाम क्यों नहीं भेजा, हम इसको नहीं रखेंगे। वो जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, वो सेम लिस्ट दोबारा भेज देंगे। ठीक, तो जवाबदेही की कमी है, पारदर्शी नहीं है। सरकार खुद बोलती है कि यही भाई भतीजावाद बढ़ावा देते हैं, जानबूझ के पावर अपने हाथ में लिया कि अभी कॉलेजियम में हम हैं तो हम तुम्हारे भांजे को या बेटे को रखवा देते हैं, जब कॉलेजियम में तुम जाना तो तुम हमारी बेटी बेटा भांजा कुछ भी हो तुम उसको रखवा देना। अभी भी जो आंकड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट में 90 से 100 परिवार ही हैं आजादी के बाद से आज तक। जैसे आप देखेंगे तो सब कुछ लाइन से ही मिलता जाएगा। अभी जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं तो इनका पिताश्री भी हुआ करते थे, ठीक ना। तो सरकार बोलती है, इसका आलोचक बोलते हैं कि तुम लोग खुद भाई भतीजावाद को प्रमोट करते हो ये सिस्टम बना करके। ठीक, तो यही सब आलोचना का आधार है। लिख लेंगे, बहुत सिंपल है। निष्कर्ष क्या करना है? सलाह दे देना है कि संविधान की जो मूल भावना है वो क्या कैसे हमलावर इतना भी नहीं हो जाना है कि जवाब ही गलत हो जाए। लोकतंत्र की भावना को कैसे ठेस पहुंचाएगी? तो क्यों होगी जनता की भागीदारी? हाँ, तो कहां मना कर रहा है कॉलेजियम? एलएलबी करो, प्रैक्टिस करो, जो क्राइटेरिया है पूरा करके आइए। हम ये थोड़ा ना बोल रहे हैं कि हम आपको लेंगे नहीं। होता तो सब कुछ प्रैक्टिकल है ना। थ्योरी में तो खुला हुआ है, एकदम लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुरूप है। आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, जाइए किसी हाई कोर्ट में 10 साल से प्रैक्टिस कीजिए, आप एलिजिबल हो गई हैं। किसी हाई कोर्ट में आप 5 साल से लगातार जज हैं तो आप एलिजिबल हो गई। ये कुछ नहीं है तो राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता बन जाइए। कॉलेजियम को लगेगा तो आपको बना देगा, ठीक ना। तो लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ ऐसा नहीं, शक्तियों के पृथक्करण और चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत के खिलाफ है, ठीक ना। और सलाह दे देनी है कि संविधान की जो अंतिम मूल भावना है वो लोक कल्याण, देश की एकता और अखंडता है, ठीक ना, और शक्तियों का संतुलन है। इसके लिए सरकार और जुडिशरी मिल करके अपना जो भी बातचीत करके करे। ऐसा खुल के नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए विचार विमर्श होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोप देंगे, ठीक, क्योंकि उन लोगों ने भी, अगर न्यायपालिका ने एनजेसी को खारिज कर दिया तो ऐसा थोड़ी कि हमको तुम्हारा बिल पसंद नहीं आया जाओ कलर प्रिंट लेकर के आना, कुछ आधार दिया होगा ना। और यही सब आधार दिया था। इस सिलेक्शन जो मेरिट बेस्ड हम लोग सिलेक्शन करते हैं इससे नहीं हो पाएगा, बहुत सारी कमियां यहाँ पे, ठीक। आप दे सकते हैं सलाह के तौर पे कि एनजेएससी इसकी तुलना में जाहिर तौर पे बहुत ज्यादा प्रगतिशील और संविधान के मूल्यों के अनुरूप है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका मतलब सरकार ये मिल करके उसका समाधान निकाले। ठीक है, क्लियर है? कुछ सवाल है आप लोगों का?